यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर एडवांस अकाउंट का। जो रह गया था कुछ चैप्टर जो हमने उस प्लेलिस्ट में डाला नहीं है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल दे देता हूँ, फिर टॉपिक पे आता हूँ। ठीक, और बढ़िया चैप्टर है आज जो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही होगा जैन 25 के लिए मैंने रिवीजन लेक्चर डालना जब स्टार्ट किया था तो बच्चों से पूछा भी था कि कैसा रिवीजन चाहिए आपको। एक तो नॉर्मल रिवीजन की एक लेक्चर में एक रिवाइज करा के ख़त्म कर दिया, या फिर इन डेप्थ रिवीजन। बच्चों ने बोला सर इन डेप्थ रिवीजन कराइए। मैंने बोला इन डेप्थ रिवीजन में थोड़ी बहुत लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन डिटेल में हो जाएगा, समय लगेगा। लेकिन फिर जब टाइम नहीं था तो अंत में बच्चों ने बोला सर फास्ट रिवीजन करा दो, एटलीस्ट आप कोशिश करो कि एक लेक्चर में एक चैप्टर कवर हो जाए। तो कुछ ऐसे भी रिवीजन लेक्चर आए उस चैप्टर में, उस प्लेलिस्ट में, कि हमने थोड़ी फास्ट मोड में, यानी कि नोट्स लिखवाया नहीं, ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल था, उसके थ्रू पढ़ा के आपको कवर कराया। करेक्ट। लेकिन इसमें कुछ चीजें टॉपिक थी नहीं, तो बच्चों ने बोला सर मई 2025 के लिए इस प्लेलिस्ट को कर दो। मैंने ये भी पूछा था लास्ट लेक्चर में, नॉर्मल रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट करूं या इन डेप्थ, तो आप लोगों ने बोला इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर। ठीक, तो हम, अच्छा, जो भी बच्चे जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर डल चुके हैं। ठीक, चाहे एस 16 हो, 19 हो, 11 हो, 12 हो, एस 7 हो, 9 हो, आई थिंक एस 2 करा दिया था, 26, 29, 4, 5, ये सारे एस डले हुए हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट रेफर कर लेना, यूट्यूब में देखोगे अकाउंट इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर, तो उसमें बहुत सारे कवर्ड है। वैसे ही चैप्टर में अमेलगमेशन कंसोलिडेशन का रिवीजन लेक्चर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन लेक्चर, तो जो कवर्ड है उसके अलावा जो नहीं बच गया है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आज का जो चैप्टर होगा वो होगा एएस 15। एएस 15 है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। चलो ध्यान देना जरा, यहाँ पे एएस 15 में एम्प्लॉय का डेफिनेशन नहीं दिया है, किसको एम्प्लॉय मिलेंगे। लेकिन एक्सप्लेन करते टाइम हमें ये पता चलता है कि एम्प्लॉय में हर एक वो इंसान को लेंगे जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली बेनिफिट, कोई भी ऐसा पेमेंट, कोई भी ऐसा खर्चा, कॉस्ट जो एम्प्लॉयर इनकर्ड कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए, वो सारे बेनिफिट यहाँ पे लेंगे। वेदर बेनिफिट ड्यूरिंग सर्विस हो सकती है, आप सर्विस दो तो क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, है ना, बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया। आफ्टर सर्विस यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट, आपको पेंशन मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, कोई मेडिकल फंड का पैसा आपको मिल रहा है, ये सारे पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद जो मिल रही है। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एम्प्लॉयर इनकर्ड करने वाला है वो सब बेनिफिट के डेफिनेशन में कवर्ड है। ठीक इवन कोई एम्प्लॉय कभी कभी टर्मिनेट हो जाता है तो टर्मिनेशन बेनिफिट भी कवर्ड है यहाँ पे, यानी कि एम्प्लॉय पे होने वाले सारे कॉस्ट की अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एएस 15 में कवर्ड है। अच्छा, कैसे पता चलेगा एम्प्लॉय कौन सा, मैंने बोला सब टाइप के एम्प्लॉय, बस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल कैसे अपनी सर्विस देता है, हम पेमेंट दे देते हैं, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, जिसकी हमने सर्विस हायर करके लिया, उसके लिए पेमेंट कर दी। ठीक, यानी कि एम्प्लॉय सर परमानेंट भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है। जो हम नॉर्मल कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय रखते हैं वो परमानेंट रखते हैं, लेकिन कई बार देखो फैक्ट्री में कैजुअल वर्कर भी रखना पड़ता है, उनको जो वेजेस दे रहे हैं वो भी कवर्ड है यहाँ पे।
सिमिलरली फुल टाइम हो सकता है या फिर पार्ट टाइम भी हो सकता है। कई बार हम किसी को फुल टाइम के लिए रखते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें 4 घंटे की जरूरत है तो किसी ऐसे इंसान को रखा जो डेली 4 घंटे काम करके जाएगा, पेमेंट भी उसी अनुसार देते हैं, तो पार्ट टाइम भी हो सकता है। कहने का मतलब एम्प्लॉय होना जरूरी है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल सब चलते हैं। सिमिलरली बेनिफिट में जो भी उस पे खर्चा करेंगे सब बेनिफिट में कवर्ड है। चाहे वो सर्विस दे रहा है उसके लिए जो पेमेंट करना है ड्यूरिंग द सर्विस, जितने भी पेमेंट होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, अलाउंसेस देते हैं हम, खर्चे को मीट करने के लिए अलग से अलाउंसेस देते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रहा है, ट्रैवलिंग को खर्चा मीट करने के लिए, ठीक। परक्यूजिट, एम्प्लॉय के सुख सुविधाओं पे खर्चा करते हैं, कई बार कार दे रखा है किसी को, घर दे रखा है किसी को, फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन दे रखा है, मतलब एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं, पेमेंट कंपनी करती है, ये जितने भी खर्चे हैं सब कवर्ड है। सिमिलरली मैंने बोला आफ्टर सर्विस, पोस्ट रिटायरमेंट जो हम एम्प्लॉय पे खर्चे कर रहे हैं वो भी कवर्ड है। मान लो मुझे किसी को ग्रेचुटी देना है आफ्टर रिटायरमेंट, करेक्ट, ग्रेचुटी के लिए जो मैं पैसे जोड़ रहा हूं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। फिर मैंने आपको बोला ठीक है सर, ड्यूरिंग सर्विस आपने बताया, सर्विस के बाद का भी पेमेंट आपने बताया, टर्मिनेशन बेनिफिट भी, कई बार किसी को निकालना पड़ गया, कई बार तो हम मजबूरी बस निकालते हैं, कई बार अपने मन से निकालते हैं, ठीक। ये दोनों देखेंगे अभी अंत में, मजबूरी बस कब निकालते हैं, मन से कब निकालते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी को टर्मिनेट कर रहे हैं उस समय भी जो पेमेंट दे रहे हैं AS15 कवर करता है। समझ में आ गया आपको? ये बेसिक था, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझा रहा था। चलो तो कहानी का स्टार्ट करते हैं, जरा आप इरेज कर दो यहाँ पे या फिर इसको नोट कर लो, चलो याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक। अगर हम इस AS15 का स्कोप की बात करें, क्या क्या कवर करता है, तो ये कवर करता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, हमने जो भी ये बेनिफिट है ना इसको 4 हिस्सों में बांट रखा है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट, दूसरा हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक। थर्ड है टर्मिनेशन बेनिफिट, और चौथा होता है एक अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन देखेंगे। एम्प्लॉय को मिलने वाले चाहे शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो, देखेंगे शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है, अभी तो मैं बस लिखवा रहा हूं, चाहे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट हो, चाहे टर्मिनेशन बेनिफिट हो, या फिर अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन जो है, जो हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी बोल सकते हैं, लेकिन चलो ऑब्लिगेशन वर्ड यूज है तो ऑब्लिगेशन लिख दिया मैंने। आगे बढ़े, आउट ऑफ स्कोप क्या है, आउट ऑफ स्कोप में सबसे पहला है, चलो कोई ये छोड़ो, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक शॉर्ट टर्म बेनिफिट से। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट में क्या आएगा, आपने ये तो बताया कि एम्प्लॉय को मिलने वाले जितने भी बेनिफिट है, जितने भी हम कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, सबकी अकाउंटिंग AS15 बताता है हमें। सबसे पहले देख रहे हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट, these are those benefit which are paid during the year or payable within 12 month from end of period। एंड ऑफ पीरियड मतलब पीरियड के एंड मतलब बैलेंस शीट डेट की बात कर रहा हूं,
तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में क्या आता है, वो सारे पेमेंट जो हम एम्प्लॉय को कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक, ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर। या फिर मान लो ये बैलेंस शीट डेट है, कोई ऐसी पेमेंट है जो हम बैलेंस शीट डेट से अगले 12 मंथ के अंदर अंदर करने वाले हैं, ये सारे क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। दीज आर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट। समझ में आया क्या? तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में सर दो चीजें आती हैं जहां तक आपने अभी तक बताया। नंबर 1 पेड ड्यूरिंग द ईयर, एम्प्लॉय को कौन कौन सी पेमेंट है जो ड्यूरिंग द ईयर हम पे करते हैं, काम करता है तो। नंबर 1 सर सैलरी पे करते हैं, वर्कर्स जो हो गए उनको वेजेस पे करते हैं, और सर अलाउंसेज पे करते हैं। अगर कंपनी अलाउंसेज देती है जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंसेज हो गया, ठीक है, मेडिकल के खर्चे के लिए मेडिकल अलाउंस हो सकता है, कोई भी अलाउंसेज, ठीक। सिमिलरली परक्यूजिट, परक्यूजिट पे अगर कंपनी खर्चा करती है, घर दे रखा है एम्प्लॉय को रहने के लिए, पर उसका रेंट कौन पे करता है, कंपनी। तो ये क्या है, परक्यूजिट है। परक्यूजिट मतलब सुख सुविधाएं, उसमें भी तो खर्चा होता है ना, जैसे कि कार हो गया, जैसे कि हाउस हो गया, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, एटीसी, अरे कोई भी सुख सुविधा जिसपे खर्चा करते हैं हम एम्प्लॉय के लिए। ये तो जनरली हम क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं, कैश देते हैं, ये खर्चे करते हैं हम परक्यूजिट में। ठीक है सर, समझ में आया। दूसरा सर कौन सी ऐसी पेमेंट है जो बैलेंस शीट डेट के विद इन 12 मंथ में पे होता है, जरा एग्जांपल दो, पहले तो लिख लो। सेकेंड क्या था, टू बी पेबल विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर जो पे करने वाले हैं। इसके कुछ एग्जांपल दूं, चलो। सबसे पहले बोनस कई बार होता है, साल खत्म हो जाता है, फिर देखते हैं कितनी कमाई हुई थी बैलेंस शीट बनने के बाद, पीएल बनने के बाद, फिर अनाउंस करते हैं। ओके सर, प्रॉफिट शेयरिंग का नाम सुना है? कई बार ऐसी एग्रीमेंट होती है कि प्रॉफिट शेयरिंग भी देते हैं, ठीक। अब साल में कितना प्रॉफिट कमाया, बैलेंस शीट बनता है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग देना पड़ता है। कई बार बोनस ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस हुआ होता है, हम पे नहीं करते, पे करते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, तो ये भी हो गया। मतलब विद इन 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट पेबल होनी चाहिए। कोई ऐसी खर्चा है पेड हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी खर्चा है जो है तो इसी पीरियड का, पे कर रहे हैं विद इन 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। चलो थर्ड, लिव इनकैशमेंट, लिव इनकैशमेंट, सर ये क्या कह दिया आपने, लिव इनकैशमेंट क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है, एकदम लेवंस लैंग्वेज में बोलूं तो पेड लीव। ऐसी छुट्टियां जो लोगे तब भी सैलरी नहीं कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जिस सीए फॉर्म में आर्टिकलशिप करता था, वहां पे भी कुछ पेड लीव अलाउड थे। अब मुझे उतना तो याद नहीं आ रहा कितना दिन अलाउड था एग्जैक्टली, मान लो 10 डेज अलाउड हो पेड लीव्स। अब पूरी साल में 365 डेज होते हैं, मैं 10 दिन छुट्टी ले भी लू ना तो मेरी सैलरी नहीं कटेगी, पूरा सैलरी मिलेगा। अच्छा, मान लो मैं 15 डेज छुट्टी लेता तो 10 दिन तो पेड लीव्स है, उसके लिए सैलरी नहीं कटनी है। 5 दिन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया तो इसकी सैलरी कटेगी। बताओ फटाफट से, समझ में आ रहा है क्या? पेड लीव्स का मतलब ये वो लीव है सर कि इतना लेने पे सैलरी नहीं कटती, पूरा ही पेमेंट मिलता है। सब कंपनी में होता है कुछ पेड लीव अलाउड, ठीक। चलो, आप बोलोगे सर अगर हम सीए फॉर्म में गए वहां पेड लीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक। आप लोग आर्टिकल हो, जब जॉब में जाओगे तो वहां पे पेड लीव होंगे। चलो,
जर्नल एंट्री जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं दोनों के। एक काम करे क्या, एक यहाँ पे ना ऐसे डिफरेंस टाइप का बना लो। लिव इनकैशमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए। अब ये जो ड्यूरिंग द ईयर ही पे हो गया था, इसकी अकाउंटिंग करनी हो, बड़ा सिंपल है। एम्प्लॉय के रिगार्डिंग खर्चा है तो एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट, करेक्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं। टू कैश एंड बैंक, कैश लिख दो या बैंक लिख दो, चलो मैं बैंक अकाउंट लिख देता हूं, ठीक। ये तो जब पे हुआ होगा तब। अंत में सारे खर्चे पीएल में राइट ऑफ करते हैं, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करनी पड़ेगी। टू एम्प्लॉय कॉस्ट, और क्या, इतना आसान तो है। ये कौन से कंडीशन थे सर? खर्चे हुए, अभी पे नहीं हुआ है, लेकिन कब तक पे होगा? अगले साल, मतलब अगले साल विद इन 12 मंथ। जब खर्चा हुआ, चलो इसका जर्नल एंट्री बताओ जरा फटाफट से। पहला, जब एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता है, किसी ने काम कर दिया या कोई हकदार हो गया, इंटाइटल्ड हो गया, तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया, वो इनकर्ड हो गया वो चीजें, क्या एंट्री पास करूंगा? एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट। टू, अब पे तो हुआ नहीं, मान लो बोनस है, ठीक। हमने मार्च में ही अनाउंस कर दिया था ड्यूरिंग द ईयर कि 10% बोनस मिलेगी जिसकी जितनी पर मंथ सैलरी है। अब अनाउंस कर दिया तो बोनस तो ड्यू हो गया, ठीक। एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट करनी पड़ेगी टू, लेकिन पेबल करोगे, ठीक। पेबल अकाउंट एज ये करेंट लायबिलिटी है। क्या है? करेंट लायबिलिटी, बाद में पे होने वाला है। दूसरा एंट्री, अगली बार जब ये पे होगा, हम तो कह ही रहे हैं ना विद इन 12 मंथ जो पे होना हो। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर विद इन 12 मंथ अगर पे ना होने वाला होता तो उसके लिए अलग हेडिंग है, ये रहा अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये रहा अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन या बेनिफिट कर दो। क्या टर्म यूज किया है एएस 15 के नोट्स में, जरा देखें इंस्टीट्यूट ने। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, चलो कोई नहीं, हम भी यही लिख देते हैं। कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है तो ऑब्लिगेशन भी लिखने से चलेगा, लेकिन बेनिफिट वर्ड है तो क्यों इतना, लिख देते हैं अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हाँ जी, तो ये एक हेडिंग तो है ही, देखेंगे आगे। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर स्टिक रहते हैं। चलो, जब पे होगा अगले साल, क्या एंट्री पास होगी? सर ये पेबल था ना, डेबिट हो जाएगा, पे हो रहा है तो। टू, बताओ फटाफट से। सर बैंक अकाउंट। अच्छा, एक और एंट्री है ना जो मैंने राइट ऑफ की एंट्री नहीं लिखी है, नीचे इस यहां पे लिख लो। जब ये एम्प्लॉय कॉस्ट को हमने डेबिट किया, अंत में इसे पीएल में भी भेजना होता है, ठीक। पीएल में राइट ऑफ होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? ये तो बेसिक अकाउंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ फटाफट, कमेंट करो, कमेंट, एक एक कमेंट पढ़ता हूं मैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है उसकी अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं, करेक्ट। उस बेनिफिट को हम चार हिस्सों में सीखेंगे। एक है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट, तीसरा टर्मिनेशन बेनिफिट, चौथा अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जो कि ड्यूरिंग द ईयर पे हो गया या फिर पेबल है पर विद इन 12 मंथ में पे होने वाला है, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखा, अकाउंटिंग एंट्रीज बता दी। चलो, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन था, टर्म था लिव इनकैशमेंट, करेक्ट। लिव इनकैशमेंट पे हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। सेकेंड टॉपिक है मेरा लिव इनकैशमेंट।
करेक्ट। लीव इनकैशमेंट का सिंपल मतलब क्या है? दीज आर द पेड लीव्स, पेड लीव है ये। अब मुझे जरा एक सिंपल सी बात बताना, क्योंकि यहां पे मुझे फेयर लिखना है तो मैं वर्किंग यहां पे समझा रहा हूं। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये पूरी साल है, हर एक एम्प्लॉय को 20 डेज ये लीव देते हैं, पेड लीव। यानी कि साल में आप 20 दिन अगर छुट्टियां लोगे ना तो पैसे नहीं कटेंगे, ठीक। अब ये मिस्टर एक्स, ये काफी मेहनती एम्प्लॉय है। मिस्टर एक्स क्या है? बहुत मेहनती एम्प्लॉय है। कंपनी ने तो 20 दिन छुट्टी का ऑप्शन दिया था, अब 20 दिन छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन मिस्टर एक्स ने सिर्फ 15 डेज ही छुट्टी लिया है। 20 दिन ले सकता था, लेकिन 15 डेज लिया, 5 दिन आके काम किया एक्स्ट्रा, ठीक। मान लो मिस्टर एक्स है जो कि कितना लीव अवेल्ड किया? सर सिर्फ 15 डेज। ऐसा भी एम्प्लॉय होता है क्या, आप बोल सकते हो? देखते हैं ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है कि नहीं। पहले तो कंडीशन समझते हैं, और कब ऐसा एम्प्लॉय होता है ये भी बताऊंगा। और लीव कितना अनअवेल्ड रह गया जो इसने नहीं लिया? 5। अब कंपनी की क्या पॉलिसी हो सकती है इस 5 दिन के लिए, जरा सोचना। जो ये आके काम किया, जो इसने नहीं लिया। अब एक ऑप्शन है कि कंपनी ऐसी रूल्स रखे कि भाई आपको छुट्टी लेना है 20 डेज तो ले लो, अगर नहीं लिया, मान लो आके काम किया आपने, सिर्फ 15 डेज छुट्टी लिया, तो ये छुट्टी ना ही आगे पोस्टपोन्ड होंगी। बहुत सारी कंपनियों में होता है ना कि इस साल जो आपने छुट्टियां नहीं ली, अगली बार के छुट्टी में ऐड हो जाएंगे। यानी कि 20 छुट्टी मिलती है, 5 दिन पिछले साल का है, 25 डेज अगली बार में आप पेड छुट्टी ले सकते हैं। यानी कि 25 ऐसी लीव ले सकते हैं जिसके लिए पैसे नहीं काटेंगे। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक। दूसरा, मिस्टर एक्स ये भी सोच सकता है कि सर देखो, मैं 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया हूं, मैं नहीं भी कर सकता था ना, तब भी तो मुझे पेमेंट मिलती, क्योंकि ये अलाउड लीव है, पेड लीव है। पर मैंने आके कंपनी के लिए एक्स्ट्रा काम किया, 5 दिन छुट्टी नहीं लिया, तो आप 5 डेज का मुझे पेमेंट दे दो। जो भी मेरा पर डे सैलरी है 5 दिन के हिसाब से पेमेंट दे दो। अब ये दोनों लॉजिकल लग रहा है कि नहीं? कि जो छुट्टियां नहीं लिया है, ताकि अब उस दिन वो ले सकता था, लेता तब भी हमें तो पेमेंट देनी पड़ती, हम तो पेमेंट काटते नहीं, पर आके काम किया तो उसके लिए अलग से हमें देनी चाहिए 5 दिन का पेमेंट। दूसरा, नहीं लिया तो आगे एक्यूमुलेट कर दे उस छुट्टी को। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? दोनों में से कुछ भी ना करे, कंपनी ऐसा बोले देखो, लिया तो बढ़िया, नहीं लिया आके काम किया तो ये आप ही लोगों की संस्था है, अपने संस्था के लिए आके काम किया, ना ही हम इसके लिए अलग से पेमेंट दे पाएंगे, और ना ही ये छुट्टी अगली बार एक्यूमुलेट होके जुड़ेंगी, ठीक। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं ना, चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। हाँ, तो चलो ऑप्शन को जरा नोट कर ले फटाफट से। एक है नॉन एक्यूमुलेटिव, ठीक। आ जाओ फटाफट से, एक बार में आप लोगों को दिखा दूं कि आपका एएस है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे हम लोग हैं, और यहाँ पे आ चुके हैं। एएस थोड़ा बड़ा है। दूसरा है एक्यूमुलेटिव, जो कि एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेटिव में 2 ऑप्शन है, एक वेस्टेड, दूसरा अनवेस्टेड। नॉन एक्यूमुलेटिव मतलब ना ही आपको कैश में हम एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, ना ही ये छुट्टियां एक्यूमुलेट होंगी, ठीक। क्या होंगी फिर? लैप्स हो गई, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो लैप्स हो जाएगी, ठीक। चलो, इसमें क्या होगा? अनअवेल्ड लीव विल लैप्स। ये पता है कौन सा ऑप्शन है? जिसमें अगर आपने आके काम किया, वो तो पेड लीव था, आप छुट्टी लेते तब भी हम पैसे नहीं काटते,
तो आपने आके काम किया, तो उस आके काम करने के लिए अलग से मुझे पेमेंट देनी चाहिए। तो जो भी काम किया आपने उसके लिए हम कैश पेमेंट करेंगे, ठीक। यानी कि कैश पेमेंट, कैश इज पेड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पेमेंट इज मेड, पेमेंट इज मेड फॉर, पेमेंट दे दिया हमने किसके लिए, अनअवेल्ड लीव। जो छुट्टी आपने नहीं ली, हमारे केस में, मिस्टर एक्स के केस में 5 दिन जो आके ये काम कर रहा है ना, इसके लिए हम पेमेंट दे रहे हैं। सोच के देखो, जैसे कि ओवर टाइम कर गया नॉर्मल तो इसे ये 5 दिन काम नहीं भी करता तो पैसे मिलता, पर आके काम किया तो इसके लिए हम अलग से पैसे दे रहे हैं, जस्ट लाइक हम ओवर टाइम देते हैं ना, ठीक। चलो, सेकेंड, ये अनवेस्टेड ऑप्शन में क्या था, अनवेस्टेड ऑप्शन में है कि पेमेंट तो नहीं देंगे, ये छुट्टी आप अगली बार ऐड करके ले लेना। इस बार 5 छुट्टी नहीं ली, अगले साल भी 20 मिलेगी आपको, ये 5 भी उसमें जुड़ जाएंगी, 25 छुट्टी आप ले लेना, ठीक। नो पेमेंट इज मेड फॉर अनअवेल्ड लीव, इट विल बी एडेड, जो लीव होगा वो ऐड हो जाएगा, एडेड टू पेड लीव्स ऑफ, या टोटल पेड लीव्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, टोटल पेड लीव ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगली साल का जो पेड लीव है उसी में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या। चलो, मान लो ये कंडीशन है, तो इसका तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं क्यों, नॉर्मल उसको सैलरी दिया तो हमने तो रिकॉर्ड कर ही रखा है, छुट्टी जो नहीं लिया लैप्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ना हम पेमेंट दे रहे हैं ना अगली बार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। इसीलिए ये वाला केस बोलेगा ही नहीं एग्जाम में, जब भी लीव इनकैशमेंट का होगा एक्यूमुलेटेड बोलेगा। अब एक्यूमुलेटिव में दोनों केस में से कोई भी बोल सकता है, ठीक। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, अब आ जाते हैं कुमुलेटिव में। कुमुलेटिव में हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, छुट्टी नहीं लिया तो, वेस्टेड में पेमेंट दे रहे हैं, अनवेस्टेड में भाई साहब आपकी छुट्टी अगली बार की पेड लीव में ऐड हो जाएगी, यही बोल रहे हैं, करेक्ट। बोलो फटाफट से, समझ में आया कि नहीं। चलो, अब जरा आते हैं अकाउंटिंग ऑफ लीव इनकैशमेंट, अकाउंटिंग ऑफ लीव इनकैशमेंट, ठीक। उसमें भी हम कौन सा देखेंगे, एक्युमुलेटिव का। क्यों, क्योंकि सर आपने अभी तो पढ़ाया, नॉन एक्युमुलेटिव में तो लैप्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल इसकी जो सैलरी मिली होगी उसकी एंट्री तो पास किया ही होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें दो केस हैं, है ना, एक तो वेस्टेड, दूसरा अनवेस्टेड, अनवेस्टेड। चलो करो फटाफट से, एक तो वेस्टेड और दूसरा अनवेस्टेड, हो गया, बोलो फटाफट से, लिख लिया इतना, आगे बढ़ू मैं। चलो, वेस्टेड का केस है, वेस्टेड में क्या बताया था मैंने, पेमेंट करते हैं, पेमेंट इज मेड फॉर, अब शॉर्टकट में लिख देता हूं, अनअवेल्ड लीव। अच्छा, अनवेस्टेड में क्या पढ़ा था, पेमेंट नहीं करते, वो छुट्टियां अगली बार आप ऐड करके ले लेना, नो पेमेंट इज मेड। ठीक, इनकी एंट्री करने के लिए जरा मैं एक सेपरेशन लाइन डाल देता हूं कि आपको कॉम्परेटिव फॉर्म में ज्यादा बढ़िया है, समझ में आता है बच्चों को। पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं,
ठीक। अब देखो निकालते कैसे हैं। मान लो हमारे केस में मिस्टर एक्स था, 5 डेज अनअवेल्ड था, यहीं पे ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स है, टोटल लीव कितना है उसका 20, अवेल्ड कितना है 15, तो 5 डेज क्या है अनअवेल्ड, अभी रह रहा है ये लीव। ठीक। और पर डे उसकी सैलरी है, मान लो रेट जो है पर डे का वो है 1000। करेक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये 5 दिन जो उसने आगे काम किया इसके लिए पेमेंट कर दो। कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, उसी में अमाउंट लिख देंगे। देखो एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये तो काम किया है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, लिखोगे प्रोविजन फॉर, सीधा बैंक नहीं लिखना, पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे फिर पेमेंट का, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपेंसेशन अलाउंसेस। ठीक। कितना आएगा सर, सिंपल है, ये रहा 5 डेज उसने काम किया है, 5 डेज उसने काम किया है, लीव नहीं लिया है, पर डे का रेट है 1000, तो ये आ गया 5000, ये आ गया 5000। ये ड्यू की एंट्री है। जब हम पेमेंट दिए होंगे, पेमेंट करेंगे तो क्या आएगा, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपेंसेशन अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस केस में बताओ किसी को दिक्कत हो तो, ये पेमेंट वाला केस सिंपल है। कैसे निकाला पेमेंट मैंने, सर ये अनअवेल्ड लीव, अनअवेल्ड का मतलब उतना दिन आगे काम किया है, उतने दिन का ही पेमेंट तो देना है, इनटू रेट। जर्नल एंट्री ये रही, हो गया इसकी अकाउंटिंग एंट्री, यही था। सेकंड केस पे आते हैं। समझ में आया पहला केस, देखो देखो कंपैरेटिव फॉर्म में लिखवा रहा हूं कि आपको समझने के लिए आसान हो जाए। सेकंड केस लेते हैं, ये इससे मिस्टर एक्स का ही केस लेते हैं। टोटल लीव, चलो इसमें मिस्टर वाई कर देते हैं। कौन है मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स का फ्रेंड। ठीक। दूसरी कंपनी में काम करते हैं मान लो, और ऐसा वहां पे सिस्टम है अनवेस्टेड का, क्या हुआ, टोटल लीव 20, मान लेते हैं अवेल्ड किया है 15, तो 5 क्या है अनअवेल्ड लीव। करेक्ट। रेट वही 1000। समझ में आया क्या, तो ड्यू की एंट्री पास करेंगे। अब देखो जब हम एम्प्लॉय कॉस्ट निकालते हैं ना, लिख लो पहले फिर ये समझाता हूं। ये 5 दिन की पेमेंट जो है, अब देखो ध्यान से सुनना, पहले जर्नल एंट्री लिख लो फिर मैं ये बात समझाता हूँ। जर्नल एंट्री, अमाउंट बाद में डालेंगे, जर्नल एंट्री लिख लो पहले। एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपेंसेशन अलाउंसेस, दूसरा नेक्स्ट ईयर सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक। मान लो 365 दिन की ये सैलरी हम देते हैं ना किसी भी एम्प्लॉय को, ये तो 5 दिन के लिए निकलेगा, 5 डेज के लिए, है कि नहीं। 5 दिन उसका अनअवेल्ड लीव था ना, 5 दिन की ही तो हम सोच रहे हैं, तो ये 5 डेज हो गया, तो ये 360 डेज हो गया। अभी अमाउंट नहीं डाला, ये डेज डाला है। अब सुनना जरा, इस अकाउंटिंग एंट्री को समझने के लिए जरा यहाँ पे आओ। ये मान लो फर्स्ट ईयर है, यहाँ 20 डेज हमने लीव दिया था, बंदे ने सिर्फ 15 दिन लिया, 5 डेज आके काम किया है, 5 डेज अनअवेल्ड लीव है। ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, अगली बार जो 20 देंगे ना तो उसमें 5 जोड़ लेना,
25। अब अगली बार हम क्या सोचते हैं कि वो 25 डेज लीव लेगा, 20 दिन उस साल का और 5 दिन हमने जो ये एक्यूमुलेट कर दिया है, 25 डेज लीव लेगा। कोई दिक्कत बोलो फटाफट से? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पेमेंट कितने दिन की देंगे सैलरी उसको? पूरे सर 365 डेज का। क्यों? सैलरी थोड़ी ना कटेंगी, ये तो पेड लीव्स है, इतना तो अलाउड है। तो जो अलाउड है तो उसके लिए तो पेमेंट कटनी ही नहीं है, सैलरी कटनी नहीं है। ठीक है, तो सर क्या हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 365 डेज की सैलरी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बताओ क्यों? एक एक बच्चा बोलेगा। अभी मैं तो जर्नल एंट्री समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को कि आप में से कितने बच्चों के दिमाग में ये क्लिक किया था। ये जो 5 दिन है ना, ये 5 दिन भले इस बार लीव लिया है, ये लीव लिया है, पर पता है ये लीव पिछले बार की है। तो पिछले बार इसके बदले काम किया है कि नहीं? वर्क कहां पे किया है? पिछली बार, पिछले साल। हमने इस बार पेमेंट जरूर दे दी, पैसे नहीं काटे इस 5 दिन के लिए भी। क्यों? क्योंकि पिछली बार ये काम कर चुका था। बताओ मुझे फटाफट से बताओ, अगर सर पिछली बार ये 5 दिन काम किया था तो खर्चे पिछली बार की पीएल में डालनी चाहिए थी कि इस बार की पीएल में डालनी चाहिए थी? बोलो फटाफट से। कोई इंसान पिछली बार काम, पिछले साल काम कर लिया है, इस वजह से इस साल उससे काम नहीं करवाए, पिछली बार एक्स्ट्रा कर दिया था करेक्ट, इस वजह से इस बार उससे काम नहीं करवाए। तो जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा काम करने का, एक्स्ट्रा काम करने के हिस्से का जो पेमेंट है वो हमें पिछले साल की ही पीएल में डालनी चाहिए। याद करो, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है अकाउंट में, मैचिंग कंसेप्ट, कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करना जरूरी होता है। उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे हुए हैं ना, उसी पीरियड में दिखाया जाता है। बताओ, इसने सर्विस अगर पिछले साल दी थी, वो 5 दिन एक्स्ट्रा पिछले साल काम कर दिया था, तो खर्चे इस साल में दिखानी चाहिए क्या? नहीं। इसीलिए सैलरी देखो 3 से 60 दिन का ही इस साल में डेबिट किया है, और 5 दिन का है ना पिछले साल के कॉस्ट में डेबिट किया है। चलो ये सैलरी ना लिख के आप इम्प्लॉय कॉस्ट भी लिख देना, समझ जाओ कहने का मतलब। चलो मैं इम्प्लॉय कॉस्ट लिख ले रहा, आप स्लैश करके। आप बोलोगे सर ऊपर इम्प्लॉय कॉस्ट लिखा है, नीचे सैलरी लिखा है, कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो ना? अब मुझे एक एक बच्चा बताएगा कि पहले साल में, अब समझ में आया आप लोगों को? पहले साल में सर, जब हमने पहले साल में वो 5 दिन काम किया, पेमेंट तो दिया नहीं उसे बोला अगली बार छुट्टी ले लेना, लेकिन खर्चा बुक किया है, देखो 5 डेज का खर्चा बुक किया है उस 5 दिन के लिए भी। और अगली बार जो 3 से 65 दिन की उसको पूरी सैलरी दिया है, तो 3 से 60 दिन का ही खर्चा दिखाया है। 5 दिन जो वो काम नहीं किया, उसके हिस्से का काम तो पिछले साल कर दिया था, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो, बोलो फटाफट से। चलो आगे बढ़े, ये था लीव इनकैशमेंट का। अब इंपॉर्टेंट बात एक और है, यहाँ पे जरा एक और इसको एक्सटेंड करना है अपने को, फिर यहाँ कवर कर दो। चलो कोई नहीं। अमाउंट कैसे निकालेंगे? सर यहाँ तो बड़ी सिंपल था, डेज इनटू रेट, पर यहाँ पे डेज इनटू रेट बस नहीं निकालते, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एम्प्लॉय कॉस्ट सर डेज इनटू रेट इनटू प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी इनटू क्यों कर रहे हैं? अरे हमने तो उसे 5 दिन दे दिया कि अगली बार छुट्टी ले लेना, ऐसा भी तो हो सकता है उस 5 दिन में वो पूरा 5 दिन छुट्टी ना ले, है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना ऐसा। मान लो 5 डेज है और 80% प्रोबेबिलिटी है छुट्टी लेने का, तो 80% करोगे तो 4 डेज आएगा, लगभग 4 डेज के आसपास एस्टिमेटेड हो गया उसका, तो प्रोबेबिलिटी इनटू करना जरूरी है। पहले केस में क्यों नहीं? पहले केस में तो 5 दिन काम कर चुका है ना एग्जैक्टली, तो 5 डेज इंटू रेट इंटू 100% करना पड़ता, क्योंकि वो काम कर चुका है फुल। पर यहाँ पे वो छुट्टी लेगा कि नहीं अगले साल, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर दिया हो तो हमें इंटू करनी पड़ेगी। तो याद रहेगा क्या? बताओ फटाफट से ऐसे निकालेंगे। ठीक, समझ में आया क्या?
डेज इंटू रेट इंटू प्रोबेबिलिटी। ये किसके लिए निकाल रहे हैं? अनअवेल्ड लीव के लिए सर। चलो ये टॉपिक खत्म हुआ लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है पेड लीव्स। ठीक, तीन ही केस हो सकते हैं। नॉन कुमुलेटिव यानी कि लीव लैप्स हो जाएंगे, नहीं लोगे तो ना तो उसके बदले पैसे मिलेंगे ना ही आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। दूसरा है एक्युमुलेटिव। एक्युमुलेटिव में वेस्टेड अनवेस्टेड। वेस्टेड का मतलब अगर आपने लीव नहीं लिया, आके एक्स्ट्रा दिन काम कर दिया, पेमेंट दे देंगे उसके बदले। दूसरा है अनवेस्टेड। अनवेस्टेड में क्या था बताओ फटाफट से। सर पेमेंट तो नहीं देंगे, ये लीव अगली बार जोड़ के ले लेना। लेकिन भले ही लीव अगली बार जोड़ के ले रहे हैं, उसके हिस्से का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, खर्चा है, इसी बार दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस इस बार दे रहा है ना, काम तो इस बार किया था। तो जब काम इस बार किया था तो उस हिस्से का खर्चा इस बार के पीएल में चार्ज होनी चाहिए। बताइए कौन सा कंसेप्ट के अनुसार? मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ू? बोलो फटाफट से, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। ये एस थोड़ा सा बड़ा है। चलो पहला टॉपिक अपना कवर हुआ। फर्स्ट टॉपिक था शॉर्ट टर्म बेनिफिट, समझ में आया क्या? दूसरा है रिटायरमेंट बेनिफिट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर 99.99% चांस है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर 10 बार पिछले टाइम में क्वेश्चन आया होगा ना, तो मान लो 10 का 10 बार लगभग इसी टॉपिक से। तो रिटायरमेंट बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह लिखा होता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, सेम ही है। रिटायरमेंट के टाइम में, रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाला है, रिटायरमेंट होते टाइम। ठीक, तो सेकेंड टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब बेनिफिट विच आर पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो गए उस समय देंगे। बेनिफिट्स विच आर पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों बोलते हैं? रिटायर हो जाओगे तब मिलेगा, जैसे पेंशन है रिटायर होने के बाद मिलते रहता है। ठीक, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बोल सकते हैं, या एट लिख सकते हैं, या आफ्टर भी ये इधर स्लैश करके डाल दो। कुछ चीज जैसे ग्रेचुटी का पेमेंट है, रिटायर हो गए उस समय मिल जाता है, लेकिन पेंशन है रिटायरमेंट के बाद मिलते रहता है। ठीक, तो एट या आफ्टर रिटायरमेंट लिख लो। अब समझ में आया? कुछ लोग इसको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों बोलते हैं? कारण ही यही है कि कुछ ऐसे हैं जो इंस्टेंट रिटायरमेंट होते टाइम मिल जाता है, कुछ रिटायरमेंट होने के बाद बहुत सालों तक मिलता है। जैसे कि पेंशन हो गया, रिटायरमेंट हो जाओगे मरते दम तक मिलेगा। ठीक, कहने का मतलब सर्विस आपकी कंप्लीट हो गई है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ड्यूरिंग सर्विस नहीं, सर्विस का पीरियड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप हो गए रिटायरमेंट, रिटायर हो गए। एक बार रिटायर हो गए तो इसके बाद जो मिलने वाली पेमेंट है, ये सारे क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। समझ में आया क्या? सर क्या मिलता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में? ग्रेचुटी मिलती है कई बार। ठीक, और क्या मिलता है सर? पीएफ मिलता है। और क्या मिलता है? पेंशन मिलते हैं। और क्या मिलता है? कई बार मेडिकल के लिए भी कुछ प्रोविजन किया होता है। मेडिकल वेलफेयर फंड लिख दो कि कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं मेडिकल के लिए, अंत में जब वो रिटायर होता है तो उसको ओल्ड एज के लिए कुछ पेमेंट दिया जाता है। ठीक, चलो ये सारी पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर। तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो मेरे यहाँ पे काम करते लोग, उनको मैं ग्रेचुटी देता हूँ जब वो रिटायर होते हैं, तो ग्रेचुटी देने का जो खर्चा है मेरा खर्चा है। ठीक, उसकी पेमेंट कौन अरेंज करेगा? मैं करूंगा। ठीक, तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट में हम पढ़ने जा रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। समझ में आया क्या? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में जो अपनी, एक सेकेंड देखो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट वर्ड यूज किया है कि रिटायरमेंट।
चलो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लिखा है, कोई नहीं, आप रिटायरमेंट भी लिख सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में रिटायरमेंट बेनिफिट को अकाउंट करने का दो तरीके हैं। एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन। चलो यहां देखो, मान लो मुझे किसी को ग्रेचुटी देनी है, खुद से सोचना जरा, मैं हूं एम्प्लॉयर, ठीक, ये मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, एम लिमिटेड, एम लिमिटेड मेरी कंपनी है, मुझे किसी को ग्रेचुटी देनी है, करेक्ट, रिटायरमेंट में। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो तरीके हैं। एक, मैं कॉर्पस क्रिएट करूं, फंड क्रिएट करूं, ठीक, जो भी मुझे देना है अंत में उसमें कंट्रीब्यूशन डालते रहूं, है कि नहीं, उसी फंड को यूज करके आगे पेमेंट करूं। एक बार में कहां से उतना आएगा, तो हम क्या करते हैं हर एक साल थोड़ा 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 अपने कमाई में से अलग करते हैं, करेक्ट, उसको यूज करेंगे अंत में पेमेंट करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, हम फंड क्रिएट नहीं करेंगे, हम कॉर्पस क्रिएट नहीं करेंगे, हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं कोई थर्ड पार्टी फंड में। जैसे कि गवर्नमेंट, आपको पता है सरकार बहुत सारे वो चलाती हैं, जैसे कि हमें ईएसआई के लिए या प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉय का देना हो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डाल देते हैं, वो जमा होते रहता है होते रहता है, जब उसे अंत का समय आता है तो मिल जाता है। यानी कि एम्प्लॉयर को बस अपनी कंट्रीब्यूशन डालना है उसमें, उसे फंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये जो फंड हम क्रिएट करते हैं ना अपने पास और उससे पेमेंट करते हैं, ये है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। या फिर दूसरा, दूसरा हमने लिखा है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन। ये क्या है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है जो फंड गवर्नमेंट क्रिएट करी होती है, और अंत में इस फंड से जो भी हिस्सा आता है एम्प्लॉय का, उसको पेमेंट मिल जाता है। बहुत सारे कंपनियों में आपने देखा होगा, एम्प्लॉय के बिहाफ पे थोड़ा एम्प्लॉय के सैलरी में से भी काटते हैं, पीएफ ईएसआई, थोड़ा एम्प्लॉयर खुद से भी कंट्रीब्यूट करता है, वो जमा होता है, ठीक, अंत में क्या होता है, जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो उसे मिलता है। ये कंट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक, जहां पे हम अपने पास फंड क्रिएट नहीं करते। इसमें क्या है, हमें जो भी पेमेंट करना है अपनी कमाई से अलग रखते हैं, फंड क्रिएट करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं। मान लो मुझे 10 साल बाद देना है, हर एक साल मैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन अलग कर रहा हूँ, हर एक साल थोड़ा मैं अपनी कमाई से अलग कर रहा हूँ, ठीक है, फंड क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस पैसे को क्या करूंगा, उतना पैसा मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, ठीक, तभी तो अंत में एक तो ओवर द पीरियड हम रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे, है ना, इन्वेस्ट कर देंगे तो, और दूसरा इन्वेस्टमेंट रहेगी तो अंत में लिक्विडिटी रहेगा, इसको बेच के पैसे लाएंगे। आपको पता है कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट इक्वल टू कैश बैलेंस ठीक, प्रॉफिट लॉस क्या है, आपकी कमाई है, कैश बैलेंस क्या है, कैश इन हैंड। जरूरी है क्या कि आपकी पूरी कमाई कैश फॉर्म में, कैश इन हैंड अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं। हम कोई सिंपल सा दुकान तो चला नहीं रहे कि पूरी कमाई कैश फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो इसीलिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, तो जब भी हम फंड क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, बोलो फटाफट से, उतने बराबर का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, पैसों की जरूरत होगा, उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, पैसे लेके आएंगे, एम्प्लॉय को पेमेंट कर देंगे। याद याद करो, आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, डिबेंचर को रिडीम्ड करना होता है तो हम सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं, ठीक, कमाई का कुछ हिस्सा सिंकिंग फंड में डालते हैं ठीक है,
उतने बराबर का ही हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जब हमें डिबेंचर रिडीम्ड करना होता है तो हम क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट को बेचते थे, पैसा आता था, उससे पेमेंट करते थे। तो पेमेंट करने के लिए लिक्विडिटी तो चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो पहला तरीका है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डीबीयू। इसमें फंड क्रिएट कौन करता है, एंटिटी इटसेल्फ। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन, यहां एंटिटी फंड क्रिएट नहीं करता। समझ में आया क्या? चलो, तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं डीबीओ का। ए नंबर है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये क्या है सर? ये एक फंडेड लायबिलिटी है। फंडेड लायबिलिटी मतलब हम अपनी लायबिलिटी को मीट करने के लिए पैसा अलग कर तो रहे हैं, पर फंड हमने खुद से क्रिएट किया है। ठीक, ये एक फंडेड लायबिलिटी है। और तरीका क्या होता है, हम हर एक साल जो फंड में डालते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उतने बराबर का। ठीक, यहां देखो ये हमारा पीएल है, यहां से कमाई हम फंड में डालते हैं। मान लो ग्रेचुटी की पेमेंट करनी है, हर एक साल की कमाई में से अलग करते हैं। साथ ही में ये हमारा क्या रहा, कैश एंड बैंक, तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उतने पैसे। इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। एक तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा अपने पास रख के क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ ओवर द पीरियड रिटर्न भी जनरेट करोगे, आज तो पेमेंट करनी नहीं है। दूसरा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, जब हमें देना होगा तो इन्वेस्टमेंट को आराम से बेच के लाके पैसे दे सकते हैं। ठीक, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए, अच्छा इतना तो समझ में आ गया ना बेसिक अप्रोच, कि सर हम फंड क्रिएट करेंगे और साथ ही में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जब पैसा देना होता है इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे लेके आते हैं, जब जब हम फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तब तब हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ये सेम उसी मॉडल पे आप दिमाग में याद करो, सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, आपको क्लियर समझ में आया, इतना तो सिंपल है। अब इसकी अकाउंटिंग में 5 स्टेप है। नंबर 1, प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। इसकी अकाउंटिंग करते हैं प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड से, इसको पीसीयूएम बोलते हैं। दूसरा, इसमें ऐड होगा फिर एक्चुरियल एजम्पशंस। ठीक, थर्ड, पास्ट सर्विस कॉस्ट। चौथा, कर्टेलमेंट। और पांचवा, बताओ फटाफट से, प्लान एसेट। प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड से हम सीखते हैं कि हर एक साल कैसे हम कंट्रीब्यूट करके क्या क्रिएट करेंगे, फंड क्रिएट करेंगे। ठीक, उसके ये 3 एडजस्टमेंट है। तो मोटा मोटी ये जो है ना, ये चारों स्टेप, ये इंपैक्ट करता है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। करेक्ट। और साथ ही में मैंने बोला ना, उतना हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, फंड क्रिएट करते हैं तो लिक्विडिटी के लिए, तो ये दिखेगा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अंत में सब समझ जाओगे, अभी नोट्स लिखवा रहा हूं, लिखते जाओ। बोलो फटाफट से आगे बढ़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड पे। ठीक, 1 नंबर हेडिंग दे देते हैं इसको। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, बोलो फटाफट से, सर प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। अच्छा, आप सही में बताना, आप में से जो बच्चे ऑलरेडी पहले कहीं पे पढ़े हुए हैं, आप में से कितनों बच्चों को यह बात पता था कि अनवेस्टेड के केस में हम वो 5 दिन की एक्सपेंस जो है पिछले साल क्यों बुक कर रहे हैं, अगले साल क्यों नहीं बुक कर रहे थे? ये मैचिंग कंसेप्ट की वजह से है। आप में से कितनों के दिमाग में था, अगर पढ़ा भी था तो कितने के दिमाग में ये बात क्लिक कर रही थी?
हाँ जी, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी है और 20,000 ले लेते हैं, ऐसा फिगर रखते हैं कि सिंपली बन जाए 20,000 पर मंथ। ग्रेचुटी उसे मिलेगी 10% ऑफ फाइनल सैलरी पर मंथ। जो फाइनल सैलरी होगी उसका 10% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। ईच ईयर ऑफ सर्विस, जितना साल वो आगे काम करेगा उतने साल के लिए मिलेगा, ठीक। और मिलेगा कितना? फाइनल अंत में रिटायरमेंट के समय में जो उसकी सैलरी होगी उसका 10%। ऐसा क्यों करते हैं सर? जब वो रिटायर हो रहा है तो उसकी उस समय का जो खर्चा होगा, उस समय की जो इन्फ्लेशन होगी, उस समय की जो कॉस्ट होगा, उसको ध्यान में रख के हम ग्रेचुटी देंगे ना। तो ग्रेचुटी कैलकुलेशन के लिए तो सैलरी उस समय की लेनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा फाइनल सैलरी पे ये रूल बनाया गया कि फाइनल सैलरी पे निकालते हैं, ठीक। चलो दूसरा, सर सीधा एक बार 10% कर दिया यही टोटल ग्रेचुटी है? तो मैंने लिखा नहीं, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, जितना साल आगे काम करने वाला सबके लिए। नेक्स्ट, एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट होगा, मान लेते हैं 10%। रिमेनिंग सर्विस, कितना साल और है रिमेनिंग सर्विस? छोटा एग्जांपल ले लेते हैं 3 इयर्स की अकाउंटिंग छोटा हो जाए। एंड डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट मान लेते हैं 10%। चलो जरा आप ध्यान से देखना। आप फाइनल सैलरी कितना होगा इस एम्प्लॉय का? एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय खड़ा है, कितने साल काम करने वाला है आगे? 3 इयर्स। 1 साल, 2 साल, 3 साल, करेक्ट। आज सैलरी पहले साल में कितनी है? तो मैंने लिख दिया 20,000 पर मंथ। हर एक साल की हर एक साल कितना बढ़ेगा? तो मैंने बोला 10%। बताओ, लॉजिकली बोलना जरा खुद से, क्या पहले साल में ये 10% मुझे इंटू करनी चाहिए क्या? पहले साल में ही सैलरी बढ़ जाएगी स्टार्टिंग में? नहीं। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा आपको, बाई चांस क्वेश्चन बोला कि पहले साल का भी इंक्रीज करना है, क्यों? ये एम्प्लॉय जरूरी थोड़ी ना है आज ही ज्वाइन किया है, पीछे से भी ज्वाइन करा हो सकता है। इसकी अभी इंक्रीमेंट हो रही है, इस अभी के लिए तो ये पहला साल है, हो सकता है पीछे के लिए क्या है, ये अंत का साल। तो इस वजह से आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। मान लो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो लॉजिकली बोलना, किसी की भी सैलरी फर्स्ट ईयर में तो नहीं इंक्रीज होती ना, फर्स्ट ईयर में इतना ही रहेगा, दूसरे साल में एक बार बढ़ेगा, तीसरे साल में दूसरी बार बढ़ेगा। लॉजिकल यही है, कुछ भी ना बोले तो। पर क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि 3 बार इंक्रीज करना है, स्टार्टिंग में ये ज्वाइन हुआ है, पहले साल में ज्वाइन होते ही बढ़ा है, तो हम क्या लॉजिक एजम करते हैं? लॉजिकल तो नहीं है, हम ये नहीं मानते कि वो नया एम्प्लॉय है। नया एम्प्लॉय का आते कैसे बढ़ जाएगा भाई सैलरी? हम ये एजम करते हैं कि ग्रेचुटी उस पर अप्लाई हो रहा है। मान लो ग्रेचुटी अब से प्रोविजन लग रहा है, ठीक है, तो आगे के लिए ग्रेचुटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय हो सकता है पहले से हो तो उसका अभी बढ़ जा रहा है। हो सकता है ये पिछले साल भी काम किया था, तो पिछले साल काम किया था अगर एम्प्लॉय, तो क्या है, इस बार उसका बढ़ने का समय था, बढ़ गया। अब जब क्वेश्चन बोल देना कि तीनों साल इंक्रीमेंट इंक्रीज करनी है, तो अपना दिमाग मत लगाना, तीनों साल बढ़ाना। अच्छा क्वेश्चन कुछ ना बोले तो लॉजिकल सा है, मानेंगे कि अभी अभी ये ज्वाइन किया है, पहले साल तो 20,000 सैलरी रहेगी, दूसरे साल इंक्रीज होगा, तीसरे साल इंक्रीज होगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला क्या कि तीनों साल इंक्रीज करना है? नहीं बोला। तो आप कैसे फाइनल सैलरी निकालोगे? सर 20,000 पर मंथ है, पहले साल इतना ही रहेगा, दूसरे साल इंक्रीज होगा कितना? तो एनुअल इंक्रीमेंट 10% है, तो 1.1 कर दोगे। 1.1 मतलब, या फिर बहुत लोग इसको 1.1 ना लिखे 110% कर दोगे। अच्छा, ये तो दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल और बढ़ जाएगा 10%,
तो फिर 110 कर दोगे। 110 मतलब पिछले में 10% जुड़ के आ गया, फिर 110 मतलब पिछले में 10% ऐड होके आ गया। चलो बताओ, 24,200, ठीक, 24,200 कितना देते हैं हम ग्रेचुटी? 10% देते हैं फाइनल सैलरी की, ठीक। करेंट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं, करेंट सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट 24,200 है, 10% देते हैं पर एनम। 2420। अब बताओ हमें देना क्या है? क्या ये टोटल में इतना ही देना है? नहीं, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, जितना साल आगे काम करने वाला है, ये तो 1 साल का है, हमें कितना देना है बताओ फटाफट से? 3 साल का, ठीक। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, या टोटल करेंट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं इसको, ठीक सर। 2420 इंटू 3, 1 साल में इतना, 3 साल के लिए इतना, 7260, करेक्ट। मेरे केस में मैंने बोला था ग्रेचुटी 10% तो देंगे फाइनल सैलरी पर मंथ पे। मान लो क्वेश्चन में बोला फाइनल सैलरी पर एनम, तो भाई साहब ये है पर मंथ इंटू 12 कर देना, तो पर एनम आ जाएगा, उस पे ये 10% लगा देना। कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन तो कुछ भी घुमा सकता है। 10% ऑफ फाइनल सैलरी, ठीक है सर, फाइनल सैलरी निकालेंगे इंक्रीज करके, पहले साल इंक्रीज नहीं होता लॉजिकली, पर बोल दिया पहले साल में भी इंक्रीज करना है तो करेंगे। फाइनल सैलरी आ गई। अब फाइनल सैलरी 10% किसका? पर मंथ का कि पर एनम का? मैंने तो बोला था पर मंथ, ठीक है सर, सीधा पर मंथ पे अप्लाई कर दिया। पर एनम बोलता तो जैसे इंस्टीट्यूट के बुक में क्वेश्चन है पर एनम, लॉजिकल नहीं है पर है, क्या करोगे? ठीक, तो आता है तो पर एनम कर देना, और कोई दिक्कत नहीं। एंड थर्ड केस क्या आ सकता है, ये जितना भी दे रहे हैं 10% ये टोटल में है कि 1 साल का है? तो मैंने लिखा इच ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि 1 साल का है तो 3 साल आगे काम करने वाला है तो इंटू 3 करनी पड़ेगी। मान लो नहीं लिखा होता इच ईयर ऑफ सर्विस, तो हम मानते टोटल में, ये जो आता ये टोटल में होता, तो पर एनम निकालने के लिए हमें डिवाइड बाई 3 करना पड़ता, पर यहाँ ये पर एनम है तो टोटल निकालने के लिए हमें इंटू 3 करना पड़ा। ओके, यानी कि ये तो पहला कैलकुलेशन। अब जरा दूसरा कैलकुलेशन देखना, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, हमें हर एक साल कितना कंट्रीब्यूट करना है? 2480, 2420, 2420, 2420, तो अंत में टोटल उसको कितना मिल जाएगा? जितना उसका बनता है 7260। और मजे की बात तो ये है, क्या इतना कंट्रीब्यूशन तो करना है 2420, 2420, 2420, लेकिन लॉजिकली आप खुद बताना क्या हमें इतना ही अमाउंट अलग करने की जरूरत है? नहीं। क्यों सर? मैं अगर कोई चीज कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो उसे तो इन्वेस्ट भी कर रहा हूं ना, इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस पर तो कमा भी रहा हूं ना। बताओ फॉर एग्जांपल, ये तो तीसरे साल के, जब भी हम आता है ना कंट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ ईयर मानते हैं, ये तो तीसरे साल के अंत में हम अलग कर रहे हैं, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये दूसरे साल के अंत में है, इधर ये सेकेंड ईयर का अंत है, ये थर्ड ईयर का अंत है, दूसरे साल के अंत में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर ये पैसा चाहिए कब? ये पैसा कब चाहिए? अंत में चाहिए। देना तो मुझे यहाँ पे है ना, पेमेंट करनी है 3 साल के बाद, तो मैं इस पैसों को घर पे रखूंगा क्या? नहीं, इन्वेस्ट करूंगा, इस पे रिटर्न कमाऊंगा। तो मुझे क्या लॉजिकली इतना कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है? नहीं। इससे कम कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया 10%। मान लो 1 साल है ना, 1 साल है 1 ईयर, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर 10% का देखोगे ना, 1 साल का तो ये आता है 0.909, 2 साल का 0.826, 3 साल का 0.76, 751 होना चाहिए, 751 आता है, ठीक। अब बताओ फर्स्ट ईयर 1 साल है ना, 1 साल, तो 1 साल की डिस्काउंट फैक्टर ये रहा 909, कितना आएगा? 2420 इंटू 0.909, ये आया 2199.78 आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ,
2200 कर देता हूँ, 2200, करेक्ट। यानी कि दूसरे साल के अंत में मुझे इतना बस सेट असाइड करना है, यही मेरी लायबिलिटी है, इतना ही मैं अलग करूंगा और इतना ही अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप बोलोगे क्यों? देखो, इतना मैं मान लो कंट्रीब्यूट कर दिया और इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये अमाउंट एक साल ग्रो भी तो होगा, एक साल कमाएगा, कितना कमाएगा? 10%। बताओ, 2200 में 10% कमाई हो गया तो कितना हो गया? 220 जुड़ जाएगा, 2420। इतना ही तो चाहिए मुझे साल के अंत में। समझ में आया क्या? हमने प्रेजेंट वैल्यू क्यों किया? क्योंकि सर इंटरेस्ट एक साल का कंसीडर करना जरूरी है। आप जो पैसे अलग कर रहे हो, आप अपने पास तो रखोगे नहीं, उतना ही आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो। इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट पे कमाओगे। तो अगर आपको एक साल बाद इतना पैसा चाहिए तो आज के डेट में कमी अलग करने की जरूरत है, क्योंकि एक साल कमाएगा भी तो वो पैसा। जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं फंड में वो लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं, उतना ही अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं वो एसेट के रूप में दिखाते हैं। अभी मैं लायबिलिटी की अकाउंटिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था करेंट सर्विस कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाले, इसको बोलते हैं कितना अमाउंट करेंट सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट। इसको आप करेंट सर्विस कॉस्ट ना लिख के ये लिख दो, बढ़िया वर्ड रहेगा। ग्रेचुटी कितना देना है? 10% ऑफ द सैलरी फॉर ईच ईयर लिख दो। और ये टोटल कंट्रीब्यूशन लिख लो या टोटल ग्रेचुटी भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक। अब बताओ, पहले साल में तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये अंत में, क्योंकि ये तो थर्ड ईयर के अंत में ही इरेज हो गया क्या, ये तो थर्ड ईयर के अंत में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसमें कोई नहीं, इतना ही हमें डालना पड़ेगा। लेकिन ये इसको प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू का लॉजिक क्यों दिया मैंने? सर डाल अभी रहे हैं, हमें देना तो एक साल बाद है ना, तो एक साल ये ग्रो भी तो होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू करोगे, एक साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये है, ये इसमें तो 2 साल है, एक साल प्लस एक साल और 2 साल, तो 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करोगे, कितना आएगा? ये तो आया 2200, 1999, ठीक। 2000 के आसपास भी राउंड अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2000, 2200 एंड कोई बच्चा अगर मान लो राउंड अप कर देता है, इसको 2000 ही लिख देता है, तो कोई एज सच फर्क नहीं पड़ेगा 1 रुपए की वजह से। लेकिन मान लो कोई बच्चा राउंड अप ही नहीं किया, ठीक है, एग्जैक्ट लिखा है 1999, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हम कितना, ये रहा जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, सेकेंड ईयर में ये रहा, थर्ड ईयर में ये रहा, अंत में टोटल इतना आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा। क्यों? इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होना, इंटरेस्ट होके उतना ही आएगा। जैसे कि मैं लेजर बना देता हूं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ठीक, पहले जर्नल एंट्री पास करते फिर लेजर बना लेंगे ना हो तो, वैसे तो साइड बाय साइड कर देनी चाहिए, बट कोई नहीं, पहले जर्नल एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट ईयर में मान लो ये फर्स्ट ईयर है, हम क्या एंट्री पास करेंगे? ये हमें कंट्रीब्यूट करना है ना 1999, तो लिखेंगे करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, जो हम फंड क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं पीबीडीबीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, पीबीडीबीओ अकाउंट। ठीक, हमारे लिए एक लायबिलिटी की तरह लायबिलिटी साइड में पड़ा रहता है, ठीक। और जो उतना ही अमाउंट हम इन्वेस्ट भी करते हैं ना, तो इन्वेस्ट करते तो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको बोलते हैं प्लान एसेट, नाम है बस याद कर लो। जैसे कि सिंकिंग फंड था तो पीबीडीबीओ है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट था तो प्लान एसेट है। समझ में आया क्या? चलो, और दूसरा, सर ये
पीएल में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बताओ, करेंट सर्विस कॉस्ट। थोड़ा शॉर्टकट में लिखूं चलेगा? प्रेजेंट वैल्यू क्यों किया हमने, बताओ फटाफट से। सर अभी तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो, पर आप लॉजिकली सोच के तो देखो, ये कंट्रीब्यूशन जितना करते हो उतना हम इन्वेस्ट भी करते हैं, अपने पास तो रखते नहीं। आपने बताया था कि हम थोड़ा बहुत कमाई में से अलग कर लेंगे पीएल में से, ठीक उतना ही हम एसेट खरीद लेते हैं। एसेट खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न जनरेट करेंगे, तो रिटर्न को कंसीडर करना जरूरी है। किसी को 1 साल बाद अगर 2000 रुपीज देना है तो आज 2000 रखने की जरूरत नहीं है, उससे कम रखने की जरूरत है। 1 साल में वो कमाएगा भी तो 2000। यही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखना है। चलो सेकेंड ईयर में सर कंट्रीब्यूट करेंगे फिर से, ये रहा 2200, ठीक। करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितना, 2200। सर जो हमने फंड क्रिएट करा है उस पर इंटरेस्ट भी डालनी पड़ेगी। आप बोल रहे हो ना कि उतना इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इन्वेस्टमेंट पे कमाई दिख रहा होगा, रिटर्न जनरेट होगा, तो हाँ जब इन्वेस्टमेंट बताएंगे तो उसमें रिटर्न दिखाएंगे। वैसे ही हमने उतना ऑब्लिगेशन क्रिएट किया है, फंड का अंत का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेचुटी के बराबर। इंटरेस्ट कंसीडर किया हमने, तो इंटरेस्ट आप निकालोगे इस लायबिलिटी पे, ठीक। बताओ इतना है फंड में वैल्यू, उस पर 10% से इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, इंटरेस्ट। पीवीडीबीओ का वैल्यू कितना था पहले साल, कितना अलग किया था, 1999 इंटू 10% कर दो, तो ये राउंड अप करके 200 कर देता हूं, ठीक है। 2 पीवीडीबीओ लेजर बनाऊंगा ना तो अभी ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा पीएल में सर, अब ये दोनों पीएल में जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करेंट सर्विस कॉस्ट टू इंटरेस्ट। याद रखना बच्चे, जैसे एसेट पे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं ना, इंटरेस्ट जनरेट होता है, वैसे ही ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन उतना ही फंड, हम फंड बना रहे हैं ना, ऑब्लिगेशन है तो इस पे भी इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल सी बात है। चलो कितना आएगा, 2400। थर्ड ईयर में आते हैं जरा। थर्ड ईयर में पहला तो कंट्रीब्यूशन करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, देखना ध्यान से। थर्ड ईयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2420। क्यों सर, हम मान के चलते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन थर्ड ईयर के एंड में हो रहा है, ठीक है। बोलो फटाफट से, एंड में हो रहा है तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हमने नहीं किया, 2420 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब बताओ पीबीडीबीओ में कितना होगा, बोलो फटाफट से। सर पहले साल में इतना आया था पीबीडीबीओ में, फर्स्ट ईयर में 1999 सेकेंड ईयर में पीबीडीबीओ में इतना आया था 2400, तो पीबीडीबीओ का अब बैलेंस हो गया होगा 2400 प्लस 1999। इस पे इंटरेस्ट निकलेगा 4399 इंटू 10%, 440 टू पीबीडीबीओ पीबीडीबीओ कितना आया, 2420 प्लस 440 2860, ठीक 2860। चलो नेक्स्ट, ये तो पीएल में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करेंट सर्विस कॉस्ट टू इंटरेस्ट, ठीक कितना आएगा, 2420 प्लस 440 2860।
अब थर्ड ईयर में अंत में पेमेंट कर देंगे। पीबीडीबीओ में कितना बैलेंस हो गया होगा? थर्ड ईयर में कितना आया? तो थर्ड ईयर में सर आया 2860। 2860 जोड़ दो, +4399, ये आ रहा है 7259। हमें कितना पेमेंट करनी थी अंत में? 7260। अच्छा, 1 रुपया क्यों अलग आ रहा है? थोड़ा राउंड ऑफ की वजह से। एक काम करते हैं, 1 रुपया जो अलग आ रहा है ना, इसको 2000 कर देते हैं। राउंड अप की वजह से आ रहा है और कुछ नहीं। हम अंत में वैसे ही कर देंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए। चलो इसको 2000 कर दो। तो पीबीडीबीओ में कितना है? पीबीडीबीओ से पेमेंट करनी है ना, जब पेमेंट आप कर रहे हो तो पीबीडीबीओ अकाउंट डेबिट करोगे। अब इस फंड की जरूरत तो है नहीं, फंड को यूज कर रहे हैं, तो पीबीडीबीओ अकाउंट डेबिट 7260। ग्रेचुटी की पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट कर दो 7260। ठीक, याद रखेंगे तीनों साल का कंट्रीब्यूशन करेंट सर्विस कॉस्ट करके लिखते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? एनुअल जब हमने निकाल लिया ग्रेचुटी, उसका प्रेजेंट वैल्यू करके। पहले साल के बाद जो साल है, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करना जरूरी है। पीबीडीबीओ का जो भी बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, अंत में पेमेंट हो जाएगी। ठीक, अभी हम इन्वेस्टमेंट वाला नहीं देखे, अभी बस लायबिलिटी का देख रहे हैं। मैंने बोला था ना, जितना हम कंट्रीब्यूशन अलग करते हैं ग्रेचुटी के लिए, वो इन्वेस्ट भी होता है अमाउंट। इन्वेस्टमेंट को हम प्लान एसेट करके देखेंगे, बाद में आएगा। देखो मैंने जो टॉपिक लिखवाया है, लुक, है यहाँ पे प्लान एसेट। मैंने क्या लिखा? ये एसेट साइड का है। ठीक, अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसी में हमने पढ़ा पीबीडीबीओ निकालना, करेंट सर्विस कॉस्ट निकालना, यही इंपॉर्टेंट है। ये तो बस 3 एडजस्टमेंट है इसमें, ये 3 कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट है इसमें। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोजेक्टेड क्रेडिट मेथड से जो हम बना रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब पीबीडीबीओ अकाउंट जरा बना दो, कैसा हुआ होगा? ये रहा ना, रफली बना रहा हूं मैं, ठीक है। पहले साल में कंट्रीब्यूशन कितना था? तो बाई करेंट सर्विस कॉस्ट के नाम से आएगा 2000 टू बैलेंस सीडी, अंत में 2000 टोटल कर दो। दूसरे साल में सर, एक तो ये बैलेंस बीडी 2000 इधर आएगा, ठीक, जो बैलेंस था पीबीडीबीओ में। दूसरे साल का कंट्रीब्यूशन जिसको करेंट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं, ये कितना था दूसरे साल का कंट्रीब्यूशन बताओ? 2200। और दूसरे साल में सर, पहले साल जो कंट्रीब्यूट किया था उस पर इंटरेस्ट भी निकाला 200, 2200, और ये हो गया बाई इंटरेस्ट 200। अब बैलेंस कितना बचा दूसरे साल के अंत में? टू बैलेंस सीडी। लेजर से ना बच्चों को ज्यादा समझ में आता। अब पहले लेजर बनवा दिया होता तो समझ में नहीं आता ये हो कैसे रहा, तो जर्नल एंट्री करा फिर लेजर पे आया। चलो, 2000 है, 2200 है, प्लस 200 है, ये हो गया 4400। फिर पीबीडीबीओ का बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा थर्ड ईयर में, बाई बैलेंस सीडी पीडी हो जाएगा। अब बताइए थर्ड ईयर में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना? थर्ड ईयर में 2420 बाई इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इस बैलेंस पे जो है इस पे निकाला है हमने, 10% 440 आएगा, ठीक। और मैंने बोला अंत में क्या हो जाती है? पेमेंट टू बैंक अकाउंट। कितना है? 7260, 7260, 7260, ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल आ सकता है, सर हम लायबिलिटी जो फंड अलग कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट क्यों हमने कंसीडर किया? मैंने सिंपल बात समझाई, जितना हम फंड अलग करते हैं उतना हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट पे क्योंकि हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, इसलिए लायबिलिटी में भी वो चीज हमने कंसीडर किया है, ठीक। किसी को कोई लायबिलिटी है, खुद सोच के देखना है, कोई लायबिलिटी है
2400 जो 1 साल बाद पे करना है, क्या आज के डेट में आपको 2400 पैसे रखने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो पैसा आप रखोगे उतने बराबर का आप इन्वेस्टमेंट भी खरीद लोगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो 1 साल कमाएगा भी, मुझे तो अंत में 2400 चाहिए, तो इंटरेस्ट भी तो है उस इन्वेस्टमेंट पे। तो मान लो मुझे कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मान लो 2200 इन्वेस्ट किया, 200 इंटरेस्ट आ गया, तो 2400। तो आज की डेट में सिर्फ मुझे 2200 कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। क्यों? सर इस पे 200 रुपया इंटरेस्ट कमाएंगे, 2400 हो जाएगा, कर देंगे पेमेंट, इसलिए इंटरेस्ट कंसीडर करने की जरूरत है। ठीक, वैसे इंटरेस्ट हम जनरेट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, पर हम तो ये ऑब्लिगेशन भी सेट असाइड कर रहे हैं, तो ऑब्लिगेशन सेट असाइड कर रहे हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट का कंसीडर करना जरूरी है। तो करंट सर्विस कॉस्ट निकालेंगे कि कितना हर एक साल कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, कितना खर्चा डाले, तो उसके लिए इंटरेस्ट कंसीडर करके निकालेंगे, यानी कि 2400 नहीं, जितने रेट से कमाई हो रही है प्रेजेंट वैल्यू करके। जो कंट्रीब्यूशन है वो हम एज्यूम करते हैं साल के अंत में कर रहे हैं, तो जो तीसरे साल का था वो तो खुद साल के अंत में कर रहे हैं, उसी टाइम पेमेंट भी करनी है, उस पर कोई हमने प्रेजेंट वैल्यू नहीं लगाया। दूसरे साल के अंत में 1 साल है ना, तो 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू, पहले साल के अंत में जो कंट्रीब्यूट किया अब 2 साल है, 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक करंट सर्विस कॉस्ट कैसे निकलता है सर? प्रेजेंट वैल्यू करके। किसका प्रेजेंट वैल्यू? जो एनुअल ग्रेचुटी का हमारा हिस्सा आ रहा है। अच्छा, पीबीडीबीओ कैसे बनता है? पीबीडीबीओ सर एक फंड का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है। सिंपल भाषा में बोल दूं, लायबिलिटी, लायबिलिटी का अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस है, जो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें आके जुड़ रहा है। हर एक साल जो कंट्रीब्यूशन इसका फंड का बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट भी हमें इंक्लूड करना है। अंत में पेमेंट हो जाएगी, हमें तो पेमेंट ही देना है ना। बोलो फटाफट से। चलो एक काम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था पीबीडीबीओ का अकाउंट, जर्नल एंट्री एंड लेजर। आज पहला लेक्चर था, थोड़ा इसको लाइट रखते हैं। आप लोग एक काम करिए, इसको मस्त याद करके आइए अभी जितना पढ़ा है। ठीक, इसके आगे की कहानी आगे के लेक्चर में देखेंगे। इंस्टीट्यूट की बुक के क्वेश्चन भी है, वो भी नहीं करा रहा हूँ, आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक, अभी सिर्फ हम प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड में हमने अकाउंटिंग करना सीखा है। जर्नल एंट्री भी हर एक साल का करंट सर्विस कॉस्ट निकाल के कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू करके एंड जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? पीबीडीबीओ अकाउंट बनाना। अब एक्चुरियल अजम्पशन, पास सर्विस कॉस्ट एंड कॉर्टेलमेंट, ये 3 क्या है? इसी में एडजस्टमेंट है, कल देखते हैं। साथ ही में प्लान एसेट की अकाउंटिंग भी कल देखते हैं। ठीक, आज लाइट रखते हैं, पहला लेक्चर था, इतना आप लोग याद करके आओगे। मैं उम्मीद करता हूं कितना याद करके आओगे, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। मैं एफर्ट डाल रहा हूं, ये आधी सत्य है। एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको मेरे से थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ये पूरा सत्य है। टीचर कितना भी बढ़िया पढ़ा ले, आपको सुन के समझ में आ सकता है, लेकिन इस दिमाग में उसको याद रखने के लिए रिवीजन करना जरूरी है, क्वेश्चन बनाने जरूरी है। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मस्त इसको बस याद करके आओ, समझ के आओ। ठीक, एक एक लॉजिक के साथ मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे कोशिश करेंगे, थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा बट AS15 को निपटाएंगे। AS15 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने 2 लेक्चर में पढ़ाने का निर्णय लिया है। चलो ठीक है। और हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छी अच्छी नॉलेजेबल कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, जितना हो पाता है। ठीक है, चलो।